नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर आज हम करने वाले हैं। दरअसल एक बड़ी अहम खबर पाकिस्तान बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है और वो खबर यह है कि अब बांग्लादेश की आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देगी। फरवरी 2025 में पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बांग्लादेश की जमीन पर लैंड करेगी और उसके बाद ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होगा। बांग्लादेश क्या वाकई में फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनने की राह पर निकल चुका है? इसको आगे डिकोड करना होगा। और क्या भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश के जरिए खड़ा करना चाहती है? और अब क्या भारत को बहुत गहराई से बांग्लादेश के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता भी है। इस पर बात होगी, इसको भी डिकोड करने की आगे कोशिश करेंगे। साथ ही में चीन का मिशन सुसाइड ड्रोन, चीन ने ऑर्डर दिया है कि कम से कम 10 लाख सुसाइड ड्रोन उसकी आर्मी को चाहिए 2026 से पहले। लेकिन ऐसा क्यों? क्या चीन करना चाहता है? क्या चीन के इरादे हैं और भारत इसको काउंटर करने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? डिटेल से इस मुद्दे को भी समझना होगा, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगी पाकिस्तान की आर्मी। फरवरी 2025 में पहले बैच की ट्रेनिंग होगी शुरू। 53 साल बाद ढाका पहुंचेगी पाकिस्तान की फौज। पाक बांग्लादेश की हर हरकत पर भारत की नजर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगी पाकिस्तान की आर्मी। फरवरी 2025 में पहली बैच की ट्रेनिंग शुरू होगी। 53 साल बाद ढाका पहुंचेगी पाकिस्तानी फौज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगी पाकिस्तान आर्मी। फरवरी 2025 में पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू होगी। 53 साल बाद ढाका पहुंचेगी पाकिस्तानी फौज। बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगी पाकिस्तान की आर्मी। 53 साल बाद 1971 का वो दिन, 16 दिसंबर 2071, माफ करिए 1971, जब भारत ने पाकिस्तान को बांग्लादेश में मात दी थी और बांग्लादेश को छोड़कर पाकिस्तान की आर्मी चली गई थी। लेकिन अब उनकी फिर बांग्लादेश की जमीन पर वापसी होने वाली है। इस मुद्दे को आगे समझेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स एक बार जल्दी से प्ले कर दीजिए। डिटेल से इसके बारे में सारी जानकारी साझा कर दें, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। इस मुद्दे को समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स देखिए। बांग्लादेश में पाक सेना की एंट्री, मोहम्मद यूनिस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और यह फैसला क्या है हम आपको बताते हैं। पाक सेना को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, बाकायदा बुलाया गया है कि आइए अब बांग्लादेश की ट्रेनिंग को, बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग आप दीजिए। तो पाक सेना बांग्लादेश पहुंचेगी फरवरी 2025 में बांग्लादेश आएगी पाकिस्तान आर्मी की एक सैन्य टुकड़ी, जो कि बांग्लादेश की फौज को ट्रेनिंग देगी। आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड में जो है ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होगा। भारत के लिहाज से इसको समझना होगा, क्योंकि ये बांग्लादेश जिस राह पे चला है वो एक चिंताजनक है भारत के लिए। 10 सैन्य कमांड्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब मोहम्मद यूनिस क्या चाहते हैं वो समझना होगा। पाक जनरल मिर्जा ने यह प्रस्ताव भेजा था। पाकिस्तान के जनरल हैं मिर्जा, जिन्होंने प्रस्ताव भेजा था, और पाकिस्तान के आर्मी, माफ करिए, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट ग्राफिक्स जल्दी से। जनरल बकार उज जमान ने इसे स्वीकार कर लिया था और अब फरवरी 2025 तक पाक और बांग्ला का नौसेना का अभ्यास भी होगा। नौसैनिक अभ्यास जो है वो भी होने वाला है। बांग्लादेश में आईएसआई अपने आप को मजबूत कर रही है, और अगर बांग्लादेश में आईएसआई मजबूत होती है तो नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद की फिर से री एंट्री हो सकती है। इस मुद्दे को आगे अपने एक्सपर्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब भारत के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस राह पर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश को ले जा रहे हैं वो टकराव के हालात पैदा
करेगा आने वाले वक्त में। चलिए, दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैन, सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, विदेश मामलों के जानकार, भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र। जय हिंद। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। मेजर जनरल पीके सहगल सर, ग्राफिक्स के जरिए जितनी जानकारी मैं दे सकता था मैंने देने की कोशिश की, क्योंकि जिस प्रकार से मोहम्मद यूनिस का रुझान पाकिस्तान की तरफ है और अब जो पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश पहुंच रही है ट्रेनिंग देने के लिए, क्या एक मैसेज भारत को देने की कोशिश की जा रही है या वाकई में आने वाले वक्त में चुनौतियां बढ़ेंगी भारत के सामने, खासकर बांग्लादेश के नजरिए से? सब मैसेज तो बड़ा क्लियर है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो है वो आपस में काफी ज्यादा करीब होने जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान को बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन उनकी ट्रेनिंग से हम किसी प्रकार से चिंतित नहीं है। पाकिस्तान की फौज ने जब जब हिंदुस्तान को ललकारा है, हमसे बुरी तरह से पिटी है। अगर आप 48 का युद्ध देखो, 65, 71, 99, वो अभी तक अपने वुंड्स को लिख कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। हिंदुस्तान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने हमारे सामने सरेंडर किया, और उसके बावजूद भी जिस माफी की कार्रवाई करता रहा है, हर समय उसको नुकसानदेह हुआ है। ये पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी चीफ का एक्सेप्ट करना, उनके माध्यम से ट्रेनिंग एक किस्म से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी आर्मी जो है बड़ी कमजोर है और वो हिंदुस्तान की फौज के सामने किसी प्रकार से टिक नहीं सकती। तो ये, और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की आर्मी की ट्रेनिंग भी इतनी बदतर है, हम हर प्रकार से वाकिफ हैं उनकी किस माफी की ट्रेनिंग है, उनकी किस माफी की चाल है। इसलिए कोई भी हमारे लिए सरप्राइज नहीं हो सकता। और मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि हमको किसी प्रकार से चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सब इशू है जो चिंताजनक है, उनकी जबरदस्त कोशिश होगी, क्योंकि आईएसआई मजबूत हो रहा है जी, और जिहादी एलिमेंट्स भी मजबूत हो रहे हैं। उनकी जबरदस्त कोशिश होगी कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को दोबारा कायम करें। लेकिन अगर हम चुकन्ने रहे, इंसर्जेंसी वहां भी दोबारा कायम इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बार जब लोग हैं इंसर्जेंसी फ्री हो चुके हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो चुकी है, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, बहुत बड़े पैमाने पर पीस को एंजॉय कर रहे हैं। जी जी, ऐसे में वो आतंकवाद को आसानी से कबूल नहीं करेंगे। दो पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश होगी। कंगाल पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, बांग्लादेश भी कंगाली की तरफ जा रहा है, और इन तमाम चीजों के लिए बहुत बड़े पैसे की आवश्यकता है। लेकिन यह सब उनको चाइना की तरफ से हर प्रकार की मदद मिलेगी, चाइना की तरफ से हर प्रकार की फंडिंग मिलेगी, लेकिन वो साफ तौर पे हिंदुस्तान को इतना बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन चिंताजनक अवश्य है नॉर्थ ईस्ट को लेके, क्योंकि बहुत जबरदस्त पैमाने पर वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, वहां से असला आ सकता है, वहां से फेक करेंसी आ सकती है, वहां से ड्रग्स आ सकते हैं और आतंकवादी आ सकते हैं। वो बॉर्डर कंपैरेटिवली पोरस है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न बॉर्डर और एज कंपेयर टू द LAC विद चाइना, जिसका नुकसान हमको हो सकता है। फिर हमारी फोर्सेस जो है, अभी हमारी फोर्सेस के सामने 2 मुख्य एरियाज थे, एक वेस्टर्न फ्रंट था, दूसरा नॉर्दर्न फ्रंट था चाइना के साथ में। अभी हमको ईस्टर्न फ्रंट पर भी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिससे हमारी फोर्सेस जो है बड़े पर डिसिपेट हो जाएगी। ये काफी नुकसानदेही है। लेकिन एज फार एज द ट्रेनिंग इज कंसर्न, एक पूरी फौज को ट्रेन करने में कई साल लग जाते हैं जी। ये कोई मजाक की बात नहीं है। और वो 2025 में अगर नेवल एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी के साथ साल में अनेकों बार एक्सरसाइज करता है। बिल्कुल सर। पाकिस्तान और बांग्लादेश की आपसी नेवल एक्सरसाइज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर कॉम्पिटेंट इनफ, आवर नेवी इज स्ट्रांग इनफ टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ देम इन अ जिफी। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं, मैं आता हूं, फिर आता हूं आपके पास, क्योंकि और डीपली मैं इस मुद्दे को समझने की आपसे कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर महेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो पॉइंट मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में मेमोरी लॉस हो चुका है इस वक्त, जो यादाश्त है मोहम्मद यूनिस की वो खत्म हो गई है, क्योंकि 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों को इन्हीं पाकिस्तानियों ने मारा था सर। 3 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप किया गया था, और कई ऐसे हैं जिनके आज तक पता नहीं है कि वो कहां हैं। लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ फिर से संबंधों को बहाल करना और उनकी गोद में जाकर बैठने की कोशिश करना, क्या ये दिखा रहा है, क्या वाकई में मोहम्मद यूनिस जो बंगाल की एक तहजीब थी, बंगाली तहजीब थी, उसको भूल गए हैं वो सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से राजेश जी, ये साफ है कि जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कार्य कर रही है, इसका मतलब वो जो बांग्लादेश की एक बंगाली अस्मिता थी,
और एक बंगाली पहचान थी, वो उसको खत्म करना चाहते हैं और उसकी जगह पे वो एक अपने आप को इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो दबाव में है, खासकर उन सारे संगठनों के दबाव में जो इस्लामिक छात्र शिविर के लोग थे और जी। तमाम जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, जो उनके प्रमुख सलाहकार के रूप में है, उनके दबाव में वो ये सारे कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो अब इस स्थिति में है कि खुद निर्णय ले सके। और ये धीरे धीरे करके हो रहा है कि जिस तरीके से वहां के आर्मी चीफ के लॉन से जो है 1971 के सरेंडर की पेंटिंग हटा दी गई, जिस तरीके से अब बातचीत हो रही कि 53 साल बाद पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग देगी। ऐसी आर्मी जो 3-4 बार युद्ध हार चुकी है, वो दूसरे आर्मी को क्या ट्रेनिंग देगी? अगर ये बात होती कि चाइनीज आर्मी जी। ट्रेनिंग देगी या यूएस आर्मी ट्रेनिंग देगी, तो वो कहीं बात समझ में आती थी। इसका मतलब साफ है कि सर, वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि मैं नहीं, अब हम वापस इस्लामिक कट्टरपंथ के राह मैं पे जी, जी, जाना मैं चाहते बीच हैं। में आपको टोक रहा हूँ। देखिए डॉक्टर महेंद्र, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किस एंगल से इस पूरी खबर को देख रहा हूँ कि एक कट्टरपंथी सोच पाकिस्तान की आर्मी के अंदर है। अब बांग्लादेश के अंदर ये देखने को नहीं मिलता था, और अगर पाकिस्तान की आर्मी ढाका पहुंचती है तो ये उनके अंदर भी भरने की कोशिश होगी। वो सिर्फ आर्मी को ट्रेनिंग नहीं देंगे सर, वो वहां पर जिहादियों को भी खड़ा करेंगे। उसके लिए आरडीएक्स भी वहां पर पहुंचा हुआ है। उस लिहाज से भी तो चीजों को देखना होगा सर। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश आर्मी में भी वो एलिमेंट जो कभी फ्रिंज पे थे, खासकर जो इस्लामिक कट्टरपंथी एलिमेंट थे, वो फ्रिंज पे थे, वहां के आर्मी में थे। और ऐसा नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया में नहीं है या यूएई में नहीं है या बाकी अन्य मुस्लिम राष्ट्रों में नहीं है, वो सभी देशों में है। लेकिन वो बांग्लादेश की आर्मी में एक फ्रिंज एलिमेंट थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे वहां की आर्मी की, वहां की जो शासन प्रणाली है, उसमें एक प्रमुख भूमिका में, मुख्य धारा में वापस आने की कोशिश कर रहे हो। और कुछ हद तक अंतरिम सरकार अगर लंबा चली तो वो वापस आने में सफल हो जाएंगे। देखिए, इतनी बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी के साथ, नेवल उसकी नेवी के साथ अगर एक्सरसाइज करती है, तो ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। हमें याद करना होगा कि 2022 में शेख हसीना ने साफ मना कर दिया था पीएनएस तैमूर को जी। चिटगांव पोर्ट पे खड़ा तक करने के लिए। ऐसे में, और ये साजिश इसी वजह से रची गई कि शेख हसीना जो एक भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित रखना चाहती थी, और जी, उनको धीरे धीरे करके एक पूरा आंदोलन खड़ा किया गया और इसके पीछे चलिए, तमाम मैं विदेशी क्योंकि मैं एक ताकतें छोटे थी। से ब्रेक के लिए रुकूंगा सर, माफी के साथ। ब्रेक के उस पार मैं आप दोनों के पास आऊंगा, क्योंकि क्या अब लगातार जारी है। पाकिस्तान की आर्मी लगभग 53 साल बाद बांग्लादेश की जमीन पर फरवरी 2025 में कदम रखेगी, और मकसद बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देना है। इसी मुद्दे को समझने की हम कोशिश आगे कर रहे हैं कि क्या भारत के ऊपर इंपैक्ट इसका पड़ सकता है। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में हम अभी तक टू फ्रंट की बात करते थे, बांग्लादेश के अंदर अगर पाकिस्तान की मौजूदगी इसी प्रकार से बढ़ती है और जिस प्रकार से कट्टरपंथी ताकतें वहां पर हावी हो रही हैं और चीन एक अहम रोल प्ले करने वहां पर जा रहा है, तो क्या भारत को थ्री फ्रंट के बारे में आने वाले वक्त में सोचना होगा? और दूसरा पॉइंट जो मैं समझना चाह रहा था कि बात पाकिस्तान की आर्मी की ट्रेनिंग की नहीं है। हमें पता है कि वो कितने उच्च दर्जे के सैनिक हैं, वो हमने देखा है। लेकिन एक जिहादी सोच सर, वो बड़ा अहम है कि हम पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी एक जिहादी सोच देखते हैं, कट्टरपंथी सोच देख रहे हैं, और वो ही बांग्लादेशियों के अंदर भरने की कोशिश क्या की जाएगी? देखो, पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश होगी कि वही जिहादी जो स्पिरिट है उस आर्मी में भी किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की फौज में भी ये जिहादी स्पिरिट कायम हुई जब जिया उल हक प्राइम मिनिस्टर, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और बाद में प्रेसिडेंट बने। उसके बाद में जनरल मुशर्रफ भी इसको आगे बढ़ाता रहा। अभी वहाँ ब्रिगेडियर लेवल एंड अबव के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनमें जिहादी स्पिरिट है। जहाँ तक बांग्लादेश की आर्मी है, बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान ने ट्रेन किया है। उनके बिल्कुल जो सर। ऑफिसर्स हैं, मैंने खुद हर साल जब मैं आर्मी वॉर कॉलेज में था 3 साल के लिए, मैंने अनेकों हर 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 कोर्स के अंदर तकरीबन 20 से 25 से 30 ऑफिसर्स बांग्लादेश की आर्मी के होते थे।
उनको सब कुछ रीलर्न करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा, दोबारा रीलर्न। मुझे नहीं लगता कि अगर आप बांग्लादेश की पॉपुलेशन देखो तो 169 मिलियन है। उसमें से जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं वो 1% भी अगर हो तो 1.69 मिलियन होते हैं। वास्तव में कुछ लाख लोग हैं, बाकी इज द साइलेंस ऑफ द लैम्स। आने वाले समय में पक्का मुझे यकीन है कि जब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाएगी, इकोनॉमी बैठ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी, हर प्रकार के अमेरिका से सैंक्शन लग जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में, तो उनको साफ तौर पर नजर आएगा कि ये उनके लिए बहुत महंगी चीज महंगी है। ये शॉर्ट टर्म फेज है। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई बड़ा नुकसान होगा हिंदुस्तान को। बट फॉर द टाइम बिंग जो है, आपका सवाल बड़ा कायम अहम है कि क्या हमको 3 फ्रंट पे डरना पड़ेगा। खास करके जो चिकन नेक एरिया है, जो हमारी बहुत जबरदस्त वल्नरेबिलिटी है, बिल्कुल सर। वहाँ चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर ऊपर अपने आप को बड़ा मजबूत कर लिया है, और वो ड्रोन्स दे रहे हैं बांग्लादेश को। पाकिस्तान की आर्मी उनको टैंक एमुनिशन दे रही है, आर्टिलरी एमुनिशन दे रही है बड़े पैमाने पर। वो एरिया जो है हमारे लिए मुसीबत का बन सकता है, और यस, हमारी फोर्सेस जो डिसिपेट हो जाएंगी। जी। अभी हम बेसिकली फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे थे अगेंस्ट द पाकिस्तानी वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर एंड अगेंस्ट द चाइनीज ऑल अलोंग द एलएसी। अभी हमको फोर्सेस को यहाँ भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिससे हमारी फोर्सेस की डिवीजन तीन तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी। और फिर जिहादी एलिमेंट्स विद इन द कंट्री भी है। बिल्कुल। आप हम देखो, हमारे चीफ हमेशा सरकार को कहते रहते हैं कि वी गॉट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 2.5 फ्रंट। जी। 2 फ्रंट थे, पाकिस्तान चाइना, और आधा फ्रंट था जो टेररिज्म वाले है। अभी बेसिकली 3.5 फ्रंट्स। हमको अपनी वायु सेना को और मजबूत बनाना पड़ेगा। उसकी जो डेफिशिएंसीज हैं, कमजोरियां हैं, वो सबको मालूम है, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। फिर बहुत बड़े पैमाने पर अगर आप देखो, चाइना जो है बहुत बड़े पैमाने पर कह रहे हैं 10 लाख ड्रोन खरीदने जा रहा है। जो यूक्रेन है वो 1 मिलियन ड्रोन हर साल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जी। हिंदुस्तान की फौज को भी बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन वॉरफेयर और आजकल की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके लिए हर प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ऑब्वियसली हम तैयार हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बट इनकी इंडक्शन जो है और मजबूती से करनी पड़ेगी। फिर एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी जो है वो हिंदुस्तान को मैं बढ़ानी अगर पड़ेगी। आपको बीच में टोक कर मेजर जनरल पीके सहगल सर ये समझना चाहूं कि मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान से ही सीखने को क्यों मजबूर हैं या तैयार हैं? वो सऊदी से भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार से सऊदी अपने देश को आगे बढ़ा रहा है, वो कतर से भी सीख सकते हैं, वो यूएई से भी सीख सकते हैं। वो अच्छे एग्जाम्पल हैं, मॉडरेट हैं, किस प्रकार से अपने लोगों की जिंदगी को अच्छा बना रहे हैं। क्या पड़ी है कि आपको बांग्लादेश को, मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान से ही सीखना है? पाकिस्तान आर्मी उनको ये मुफ्त में ट्रेनिंग देगी, जिहादी ट्रेनिंग। उधर उधर बड़े बड़े पैमाने पर पैसा लगेगा, और वो पैसा कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं, पैसा है नहीं उनके पास। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो साफ तौर पे चाहेगी कि उनको मौका दिया जाए अपने आप को बांग्लादेश में स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर, ताकि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सके, नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ। लेकिन एक एक आर्मी को ट्रेन करना, एक बटालियन को ट्रेन करने में कई साल समय लग जाता है। एक आर्मी को ट्रेन करना, एक आर्मी को रीट्रेन करना, एयरफोर्स को रीट्रेन करना, नेवी को रीट्रेन करना पाकिस्तान की बस की बात ही नहीं है। बांग्लादेश जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इम्पॉसिबिलिटी। ट्रेन। ठीक है सर, मैं आता हूं, मैं फिर आता हूं आपके पास। लेकिन डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आऊं। डॉक्टर महेंद्र, जो मेरा पॉइंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी होनी है, जनवरी महीने में वो वापस आ जाएंगे, और जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो बाइडन राज में डीप स्टेट ने किया है। क्या इसके ऊपर एक सख्त रुख हम डोनाल्ड ट्रंप का देख सकते हैं? इस लिहाज से समझाइएगा। और चीन का क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि जिस प्रकार से चीन के साथ खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश कुछ J-10 करके कोई फाइटर जेट है उसकी डील करना चाहता है, तो क्या चीन का भी क्या कोई इंटरेस्ट आप बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं भारत के खिलाफ? देखिए, चीन का जो सबसे महत्वपूर्ण, पहले बात करते हैं अमेरिका की जी। अगर मुझे लगता है कि इस समय बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी दोबारा सत्ता में आता तो वो भी इस गतिविधियों को लेकर चिंतित होता। जिस प्रकार से वहां एकदम से जो है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट धीरे धीरे वहां पे आर्मी से लेके सरकार में और अन्य संस्थाओं में, जुडिशरी में, सब में हावी होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप तो निश्चित रूप से, ट्रंप के आने के बाद व्यापक मुझे लगता है बांग्लादेश नीति में अमेरिका के बदलाव होगा,
और कहीं न कहीं वो नकेल कसने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी चिंतित होता है जिस तरफ बांग्लादेश जा रहा है। दूसरी बात, चीन का जो प्रमुख उद्देश्य है, देखिए चीन जो है, जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, और जो वो एक ग्वादार एक पोर्ट बनाने की बात की बात है, और जी। वो चीन की पूरी कोशिश है कि वो किस तरीके से भारत को साउथ एशिया में पूरी तरीके से घेरे। और हमने सुना है कि जिस प्रकार से वापस बांग्लादेश सार्क की आइडेंटिटी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल वो सर। बात कर रहा है कि नहीं, पाकिस्तान के साथ मोहम्मद यूनुस जो है, वो जो है शहबाज शरीफ के साथ बातचीत में एक ये सार्क को वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन का उद्देश्य और कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि वो अपने, एक तो वो जो उसका BRI प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाना, दूसरा इस पूरे साउथ एशिया में वापस भारत को घेरना, क्योंकि भारत ने अपनी जो पाकिस्तान सेंट्रिक नीति कभी हमारी होती थी, हम उससे आगे बढ़ के इन सारी जो साउथ एशिया में जी। जो घटनाक्रम है, जो आतंकी घटना है, उसके लिए हमने चीन को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो बस चीन मेरा एक और नया एक फ्रंट सवाल खोलने थोड़ा की सा कोशिश हटकर है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जिस प्रकार से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत को तेवर दिखा रहे थे, लेकिन 6 महीने 1 साल के अंदर उनको समझ में आ गया। क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को भी ये चीजें समझ में आएंगी, या चूड़ी को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा सर? देखिए राजेश जी, पहले हम आप ही के शो पे और तमाम जगहों पे ये चर्चा कर चुके थे कि जब तालिबान ने जो है 2021 में जो अफगानिस्तान पे कब्जा किया बिल्कुल था, तो बिल्कुल हमने सर। बात की थी कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है पाकिस्तान को। लेकिन आज वहां क्या घटनाक्रम है, जो ये इस्लामिक कट्टरपंथी जो तत्व है, ये किस दिशा में कब जाएंगे, ये एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और इनका अनुमान लगाना, इन पे नियंत्रण करना एकदम असंभव है। जी। आज जो पाकिस्तान की, बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति हो रही है उसके पीछे वहां का एक जो है बहुत बड़ा जो शासक वर्ग है, वो जिम्मेदार है, जिन्होंने इन कट्टरपंथी तत्वों को वहां आगे बढ़ाया। ठीक है और सर। पाकिस्तान के पास, देखिए बांग्लादेश का अगर मुद्दा ले, तो पाकिस्तान आर्मी को एक नया जीवन मिला है इस मुद्दे से। मुझे लगता है जिस प्रकार से वहां की आवाम एकदम से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जा रही थी, उसको पाकिस्तानी सेना वापस कोशिश करेगी ये समझाने में कि देखिए, जो 1971 में जो राष्ट्र हमसे जो है, जो देश हमसे अलग हो गया था, अब वापस जो है हमारी सेना, और ये वहां पे 53 साल बाद जो है वहां पे ठीक है, वापस अपना जो है एजेंडा जो है कायम करने में सफल लेकिन रही है। वो तो सच भी ऐसे बताना में पड़ेगा चीन साथ का, में कि 1971 में हम वहां पर क्या करके आए थे। चलिए, पीके सहगल सर कुछ कहना चाहते थे सर, जल्दी से अपना पॉइंट कंप्लीट करिएगा, पीके सहगल साहब। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को कट करने के लिए, ओके। बाय रोड एंड, क्योंकि अगर चिकन नेक एरिया में बांग्लादेश भी इधर से हमला करता है या बांग्लादेश भी कुछ कार्रवाई करता है, तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव रूटिंग हमको मिला था शेख हसीना की वजह से, वो ऑल्टरनेटिव रूटिंग नहीं है। वो सिर्फ 27 किलोमीटर का है। अगर चीन वहाँ सफल हो जाता है उसको कट करने के लिए, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ रेल और रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी जी। और ये हमसे बहुत बड़ा खतरा है वहाँ के। इसी को निगाह में रखते हुए एक 17 स्ट्राइक कोर है, वो खास करके अरुणाचल को दिए और चिकन नेक एरिया के ऊपर ही बड़ी नजर बनाए रखी है। और इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या अल्टरनेट ढूंढा जा सकता है बांग्लादेश के अंदर से इसके लिए? देखो, जैसे मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ दूसरे पैनलिस्ट से कि ये शॉर्ट टर्म है, ये जो ओवरनाइट इश्क है ना, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। जी। उनको साफ तौर पर नजर आ जाएगा कुछ महीनों के बाद में। पहली बात है, चंद यूनुस दिनों की खुद बात, जो चंद है, महीनों की बात है, क्योंकि हमने देखा भी है एग्जाम्पल जीता जाता एग्जाम्पल हमारे पास मोहम्मद मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति का है, जिन्होंने तेवर दिखाए थे, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रहेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है। चलिए सर, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीनी सेना ने दिया 10 लाख ड्रोन का ऑर्डर। 2026 तक 10 लाख सुसाइड ड्रोन खरीदेगी PLA। क्या किसी जंग की तैयारी कर रहा है चीन? समझना होगा। रॉकेट फोर्स को भी मजबूत करने में लगा चीन। चीनी सेना ने दिया 10 लाख ड्रोन का ऑर्डर। 2026 तक 10 लाख सुसाइड ड्रोन खरीदेगी PLA।
क्या किसी जंग की तैयारी में है चीन? इसको समझना होगा, लेकिन पहले जल्दी से एक बार ग्राफिक्स और उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। डिटेल से इस खबर को समझने की हम कोशिश करेंगे। बड़ी खबर, लेकिन क्या किसी जंग की तैयारी कर में है चीन? क्योंकि 10 लाख ड्रोन कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा है। मकसद तो होगा, कुछ ना कुछ समझना होगा, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से जानकारी आपको दे दें। 10 लाख ड्रोन का चीन की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। चीन का मिशन जंग, आत्मघाती ड्रोन खरीद रही है पीएलए। 2026 से पहले चीन को यह ड्रोन हर हालत में चाहिए। 1-2 नहीं, 1-2 लाख नहीं, 10 लाख की बात है। बड़े पैमाने पर चीन इस वक्त जंग की तैयारी कर रहा है और पेंटागन की रिपोर्ट में यह बात जगजाहिर हुई है। पेंटागन ने भी माना है। ड्रोन पर महारत हासिल कर रही है पीएलए। लगातार ड्रोन को कैसे उड़ाना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उसका विस्फोट करना है, इसकी प्रैक्टिस बाकायदा की जा रही है चीन की आर्मी की तरफ से। और ड्रोन गेम चेंजर है, इसमें इस वक्त कोई दो राय नहीं है। रॉकेट फोर्स में भी चीन ने भारी निवेश किया है। ये जो पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई थी, उसने साफ तौर पे कहा था रॉकेट फोर्स को और मजबूत करना चाहता है चीन, क्योंकि हाल ही में चाहे रूस यूक्रेन की जंग हो, इजराइल हमास की जंग हो, अजरबैजान अर्मीनिया की जंग हो, दो चीज बड़ी अहम इन युद्धों से निकल कर आई हैं कि ड्रोन अहम भूमिका निभा रहे हैं, रॉकेट फोर्स जो है वो अहम भूमिका निभा रही है। और हम पीके सहगल सर के पास चलेंगे। पीके सहगल सर, 2026 से पहले 10 लाख से ज्यादा ड्रोन पीएलए को चाहिए सर। कुछ तो मकसद होगा सर, देखो वो भी सुसाइडल ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन सर। चीन साफ तौर पे कोशिश कर रहा है कि 2027 के करीब वो ताइवान के ऊपर हमला करे, तो ताइवान को हमला करके अपने साथ जोड़े। उसको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अगर ये हमला करता है तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका के साथ उसका युद्ध हो सकता है, और साथ साथ साउथ कोरिया और जापान उसमें शामिल हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो सकता है। उन सबको ये खतरे को निगाह में रखते हुए वो साफ तौर पे जानता है कि आज के माहौल में सबसे बड़ा जो है गेम चेंजर जो है ड्रोन है। ड्रोन में कम पैसे के माध्यम से कम खर्चा होता है, लेकिन जी, उसका जो आउटपुट है फिनोमिनली ग्रेटर। अमेरिकन फोर्सेस क्वालिटेटिवली बहुत सुपीरियर हैं, साउथ कोरिया की जापानीज फोर्सेस क्वालिटेटिवली बहुत सुपीरियर है, लेकिन क्वांटिटेटिवली जो है उनको बर्बाद करना चाहता है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को भी जबरदस्त खतरा है ऑल अलोंग द एलएसी बिकॉज ऑफ दिस वेरी लार्ज क्वांटम ऑफ ड्रोन्स दैट दे ट्राइंग टू एक्वायर। मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान की फौज भी इसी माफिक की कार्रवाई कर रही है और अपने एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी भी बढ़ा रही है। ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो हमको अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ानी है उसी हद तक जिस माफिक चीन बढ़ा रहा है। हमारे यहाँ भी अनेकों प्रकार के ड्रोन्स बन रहे हैं। अब देखो, जो हमने रिपब्लिक डे परेड में 1000 ड्रोन्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, उसके अलावा और कुछ ड्रोन्स का डेमोन्स्ट्रेशन, वो केवल दुनिया में तीन देश है जो उस माफी का कार्रवाई दिखा चुके हैं, अमेरिका, चाइना और इंडिया। सो इंडिया भी इस कैपेबिलिटी में पीछे नहीं है, और इंडिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगले 5 साल में एक किस्म से दुनिया का गढ़ बनना चाहता है। साइबर वॉरफेयर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़े पैमाने पर इनकी ध्यान दे रहे हैं, ताकि चाइना जो है इनका मिसयूज ना हमारे खिलाफ कर सके। एज ऑफ टुडे चाइना की रॉकेट फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट फोर्स इन द वर्ल्ड। इसको निगाह में रखते हुए हम अपने ब्रह्मोस को बढ़ा रहे हैं, हमारे बड़े मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बढ़ा रहे हैं, और आर्टिलरी एलिमेंट्स को बढ़ा रहे हैं। अपने आए दिन हम नए नए प्रकार के मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का कर रहे हैं, उनको इंक्रीजिंगली इंडक्ट कर रहे हैं, ये निगाह में रखते हुए कि चाइना की रॉकेट फोर्स जो है बहुत ही सुपीरियर है जी। और वास्तव में आज दुनिया में सबसे बड़ा जो खतरा जो है उसकी रॉकेट फोर्स है। ओके, और पेंटागन की रिपोर्ट में ये बात सामने भी आई है सर। मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन डॉक्टर महेंद्र इंतजार करें। डॉक्टर महेंद्र, क्या वाकई में 2027 में, क्योंकि शी जिनपिंग को एक बार फिर से इलेक्शन में भी जाना होगा, तो क्या उससे पहले ताइवान के खिलाफ एक एक्शन की एक जबरदस्त प्लानिंग की जा रही है? क्योंकि पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो भी इशारा कुछ इसी तरफ कर रही है, लेकिन वो साथ में भारत को भी इंडिकेट कर रही है कि आप भी होशियार रहिएगा सर। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अमेरिका ताइवान के पक्ष में बहुत मजबूती से खड़ा है, और खासकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हो सकता है कि नीतियां जो है अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हो कुछ, लेकिन जिस प्रकार से नैन्सी पेलोसी वहां गई,
और जिस प्रकार से मतलब हर मुद्दे पे बहुत अमेरिका बहुत ही मजबूती के साथ ताइवान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, मुझे लगता है कि चीन किसी भी युद्ध में उलझेगा नहीं ओके। और उलझने की कोशिश नहीं करेगा। ये सारी क्षमताएं वो एक तरीके से आप कहें कि एक देतांते की तरह हैं, जो पूरे विश्व को बताना चाहता है कि ये मैं एक महाशक्ति के रूप में हमारा उदय हो चुका है। हमारे पास वो तमाम हथियार हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं, जो अमेरिका और कभी सोवियत संघ के पास होते थे, और आज हमारे पास उनसे ज्यादा अत्याधुनिक हथियार है। और वो बार बार ये कोशिश करता है एक तरीके से। कुछ दिनों बाद इस तरीके एक खबर आती है, मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो चलाने की कोशिश कर रहा है, खासकर अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता है कि वो उलझेगा। जिस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति है, जिस जी। प्रकार से जो वापस शी जिनपिंग अपना टेन्योर वापस पाना चाहते हैं, जो एक उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि में जिस प्रकार से गिरावट आई है, मुझे नहीं लगता है कि वो ताइवान में भी 2027 में उलझने की कोशिश करेगा या भारत से कोई युद्ध करेगा। तो और इसका इतनी सबसे इन्वेस्टमेंट सर, फिर अ, इतनी इन्वेस्टमेंट किसके लिए? फिर कुछ तो मकसद होगा ना सर। जिस प्रकार से रॉकेट फोर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, जिस प्रकार से रॉकेट ड्रोन फोर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ तो मकसद होगा सर। देखिए, जो शीत युद्ध के दौरान जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका और यूएसएसआर ने की थी, वो कोई युद्ध लड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जी। गई थी। वो पूरे विश्व में अपनी विचारधारा के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, अपनी हेजेमनी स्थापित करने के लिए वो सारे इन्वेस्टमेंट की गई थी। जी। और वो इन्वेस्टमेंट ही एक तरीके से आप कहें कि एक जो लड़ाई नहीं हुई, जो जो वास्तविक वार नहीं हुआ, लेकिन वो उसके लड़ाई के पीछे लिए तैयार कारण रहना वो है, कह सबसे सकते हैं कि वो लड़ाई हाँ जी, के वो लिए। सबसे बड़ा कारण था। जी। और जिस प्रकार से आप देखिए, रूस ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं रूस यूक्रेन युद्ध में चीन हो सकता है कि परोक्ष रूप से ही सही शामिल हो जाए, लेकिन चीन ने बहुत ही आप कहें कि एक बहुत ही पेशेंसली उस युद्ध को देखा, वो धैर्य पूर्वक रहा और सीधे तौर पे उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। जबकि लेकिन अगर आज अगर देखें वही है, तो ये रूस से बेहतर कोई उसका मित्र नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन ये बड़ा अहम पॉइंट आपने कहा कि चीन ने बड़े धैर्य के साथ उस युद्ध को देखा है, तो चीन शायद बड़े धैर्य के साथ उस युद्ध के नतीजे को भी देख रहा होगा कि क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि निकलना यूक्रेन से ज्यादा ताइवान इस वक्त जंग के लिए तैयार है। और
ये तैयार दौर है। उल्टा भी चीन को पड़ सकता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, मेजर जनरल पीके सहगल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर महेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।